ऑडियो लेक्चर ऑफ भाग 2 भारत में लोक नीति चैप्टर 4 प्रशासनिक सुधार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। लोक प्रशासन तथा इसकी कार्यप्रणाली में निरंतर सुधार एवं नवीनीकरण करना समय की मांग है। ये सुधार मुख्यतः दो रूपों में किए जाते हैं, उन्नयन और सुधार। उन्नयन यानी इम्प्रूवमेंट, नई तकनीक अपनाकर, और सुधार यानी रिफॉर्म्स, जैसे संरचना, नीति, कानून, प्रक्रियाओं में परिवर्तन या सुधार। कोई भी प्रशासन जड़ता में काम नहीं करता। प्रशासन को निरंतर बदलते हुए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश में क्रियाशील रहना पड़ता है। बदलते परिवेश में प्रशासन क्षमतापूर्वक, दक्षता से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि चुनौतियों का समुचित प्रतिक्रिया द्वारा आवश्यक सुधार किए जाएं। प्रशासनिक सुधारों में संरचना, प्रक्रिया, व्यवहार तीनों में अपेक्षित परिवर्तन शामिल हैं। सतत प्रक्रिया, सुधारोन्मुख प्रक्रिया, जानबूझकर व सुविचारित परिवर्तन करना ताकि दक्षता व गुणवत्ता में वृद्धि हो सके। मोंटगोमरी के अनुसार लोक सेवकों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। गेराल्ड कैडन और काइडन के अनुसार कृत्रिम सुनियोजित ढंग से अर्थात जानबूझकर परिवर्तन करना। पॉल एच एप्पलबाय ने इसे पुनर्गठन नाम दिया तथा प्रशासनिक सुधार व उन्नयन के दो रूप बताए, पहला निरंतरता और दूसरा प्रासंगिकता। गेराल्ड काइडन ने प्रशासनिक सुधार के 4 चरण बताए हैं। प्रथम चरण बदलाव की आवश्यकता, दूसरा चरण लक्ष्य उद्देश्य रणनीति, तीसरा चरण सुधार क्रियान्वयन, चतुर्थ चरण मूल्यांकन की जानकारी। भारत में प्रशासनिक सुधार स्वतंत्रता से पूर्व हुए थे, जिसे ब्रिटिश काल में कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सुधार। एडसन आयोग 1886। अनुबंधित कोवनेटेड और गैर अनुबंधित नॉन कोवनेटेड सेवाओं का अंतर समाप्त कर सेवा सामान्य सेवा को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया। भारतीय नागरिक सेवा, पेम्परियल, प्रांतीय सेवा, प्रोविंशियल, और अधीनस्थ सेवा, सब ऑर्डिनेट। इस्लिंगन आयोग 1912 लोक सेवकों की भर्ती एवं नियुक्ति का भारतीयकरण करने की मांग। ली आयोग, ली कमीशन 1923 उच्च लोक सेवा विषयक शाही आयोग लोक सेवा आयोग की स्थापना का सुझाव दिया। अध्यक्ष लॉर्ड विस्काउंटली। भारत सरकार सचिवालय समिति 1919। टाटनम समिति 1945-46। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में युद्धोत्तर पुनर्निर्माण एवं कार्यक्रमों एवं प्रशासनिक सुधार हेतु इस समिति का गठन किया गया। विभाजन के कारण समिति रिपोर्ट का कार्यवाही नहीं हो सकी। उदारीकरण से पूर्व वर्ष 1991 से पूर्व, उदारीकरण के पश्चात वर्ष 1991 के बाद। उदारीकरण से पूर्व सचिवालय पुनर्गठन समिति 1947, मितव्ययिता समिति 1948, एन गोपालस्वामी अयंगर समिति 1949, एडी गौरवाला रिपोर्ट 1951, पॉल एच एप्पलबाय रिपोर्ट 1953 व 1956, कृष्णमाचारी समिति 1962, के संथानम समिति 1964, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, सरकारी आयोग 1983। उदारीकरण के पश्चात वर्ष 1991 के पश्चात कर सुधार समिति 1991, पांचवा वेतन आयोग 1994, संविधान समीक्षा आयोग 2000, व्यय सुधार आयोग 2000, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005, छठा वेतन आयोग 2006, सातवां वेतन आयोग 2014 व 15। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रशासनिक सुधार। पहला सचिवालय पुनर्गठन समिति वाजपेयी समिति 1947। अध्यक्ष थे गिरिजा शंकर वाजपेयी। उद्देश्य था भारत विभाजन के कारण सचिवालय में लोक सेवा के अधिकारियों की कमी की समस्या के समाधान हेतु। दूसरा मितव्ययिता समिति 1948। अध्यक्ष प्रमुख उद्योगपति कस्तूरभाई लाल भाई। उद्देश्य था बढ़ते असैनिक व्यय को नियंत्रित करने हेतु। तीसरी एन गोपालस्वामी अयंगर समिति 1949। अध्यक्ष तत्कालिक केंद्रीय मंत्री श्री नरसिंह गोपालस्वामी अयंगर। एक सदस्य समिति थी। रिपोर्ट सरकारी मशीनरी का पुनर्गठन, सिफारिश संगठन व प्रविधि विभाग ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स की स्थापना एवं 4 ब्यूरो का पुनर्गठन करने का सुझाव। चौथा है एडी गौरवाला रिपोर्ट 1951।
1950 में योजना आयोग की स्थापना के पश्चात नियोजित विकास के लिए प्रशासनिक तंत्र की उपयुक्तता की जांच के लिए एडी गौरवाला समिति का गठन किया गया। समिति ने 2 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। प्रतिवेदन है, पहला लोक प्रशासन पर प्रतिवेदन, दूसरा सरकारी उद्यमों के दक्ष आचरण पर। सुझाव, संगठन व प्रविधि विभाग इकाई की स्थापना, लोक सेवकों की दक्षता व अनुशासन पर बल, मंत्री लोक सेवकों के मध्य मधुर संबंध, विटले परिषद की स्थापना पर भर्ती पद्धति में सुधार, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS प्रशिक्षण को व्यवस्थित करना। 5वीं रिपोर्ट थी पॉल एच एप्पलबाई समिति की 1953 एवं 1956। पॉल एच एप्पलबाई अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन की परामर्शदाता थे। समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट 1953 में प्रस्तुत की, जिसका शीर्षक था भारत में लोक प्रशासन सर्वेक्षण का प्रतिवेदन। इन्होंने भारत को उन 12 देशों में शामिल किया जहां लोक प्रशासन पर्याप्त रूप से संगठित और विकसित हैं। सिफारिशें, भारतीय संघ में राज्यों को अधिक स्वतंत्रता देना उचित नहीं, संगठन एवं प्रविधि प्रणाली O&M संभाग की शीघ्र स्थापना की जाए, स्टाफ सूत्र का अंतर स्पष्ट किया जाना चाहिए। इसी रिपोर्ट एप्पलबाई 1953 के आधार पर वर्ष 1954 में मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन संगठन व प्रविधि ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड संभाग की स्थापना की गई। मार्च 1954 में ही भारत सरकार के थिंक टैंक भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना नई दिल्ली में की गई। समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट 1956 में प्रस्तुत की, जिसका शीर्षक था भारतीय प्रशासन का पुनर्परीक्षण, राज्य औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपक्रमों के विशेष संदर्भ में। सिफारिश, प्रथम प्रतिवेदन 1953 के विपरीत सार्वजनिक निगमों को अधिक स्वायत्तता देने की अनुशंसा की। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अनावश्यक एवं दमनकारी संस्था कहा। द्वितीय वेतन आयोग 1957, VT कृष्णमाचारी समिति 1962, भारतीय एवं राज्य प्रशासनिक सेवा तथा जिला प्रशासन की समस्या विषय पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। के संथानम समिति 1962, इस समिति का गठन 1962 में तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने तमिलनाडु के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता के संथानम की अध्यक्षता में किया। प्रशासनिक क्षेत्र राजनीतिक नहीं में व्याप्त भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सुझाव देने हेतु इसका गठन किया गया। इस समिति का नाम भ्रष्टाचार निरोधक समिति, कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन था। इस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC की स्थापना हुई। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 में की गई। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 to 70, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ARC, स्थापना का सुझाव अशोक चंदा, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री द्वारा किया गया। स्थापना 5 जनवरी 1966। अध्यक्ष मोरारजी देसाई, अन्य सदस्य के हनुमंतैया, हरिश्चंद्र माथुर, GS कामत, HV कामत। अन्य सदस्य सचिव थे V शंकर। नोट, मोरारजी देसाई के मार्च 1967 में उप प्रधानमंत्री पद धारण करने के पश्चात आयोग का अध्यक्ष के हनुमंतैया को बनाया गया। अनुशंसाएं लगभग 580, कुल प्रतिवेदन 20। प्रथम प्रतिवेदन जन अभियोग निराकरण की समस्या 1966, अंतिम प्रतिवेदन विश्व वैज्ञानिक विभाग 1970। प्रमुख सिफारिशें, प्रशासनिक तंत्र के संबंध में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम सदस्य 23 हों, जिसमें प्रधानमंत्री सहित 16 कैबिनेट हों। मंत्रिपरिषद का निम्नतम पद संसदीय सचिव के पद को समाप्त किया जाए। प्रधानमंत्री स्वयं के पास कोई विभाग या मंत्रालय न रखे। नियोजन तंत्र के संबंध में प्रधानमंत्री व मंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष सदस्य न हो। योजना आयोग के अधिकतम सदस्य पूर्णकालिक हों। राज्यों में भी योजना बोर्ड की स्थापना की जाए। केंद्र राज्य संबंध, अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाए, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हों। विकास कार्यों के संबंध में संबंधित विभागों का निष्पादन बजट परफॉर्मेंस अपनाना चाहिए। वित्त वर्ष की शुरुआत 1 नवंबर से हो। कार्मिक प्रशासन के संबंध में भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती आयु 28 वर्ष हो। भारतीय प्रशासनिक सेवा भर्ती में 2 ही अवसर दिए जाएं। कार्यात्मक लोक सेवाओं का गठन किया जाए। 8 अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की सिफारिश। जन अभियोग निराकरण तंत्र के संबंध में लोकपाल व लोकायुक्त की नियुक्ति की जाए।
कीमत लागत तथा शुल्क आयोग की स्थापना का सुझाव। नोट, वर्ष 1975 के आरंभ में प्रधानमंत्री के लिए 2 अनुभवी प्रशासकों LV सिंह और LK झा ने प्रशासन की दक्षता में सुधार हेतु 20 सूत्री प्रशासनिक योजना तैयार की, जिसके निम्न पक्ष थे: काम की दशाओं में सुधार हो, समय पाबंदी व अनुशासन, विकेंद्रीकरण, प्रशासनिक न्याय अधिकरणों की स्थापना। सरकारिया आयोग 1983 गठन 9 जून 1983 इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश RAS सरकारिया। अन्य अध्यक्ष CB शिवरमन और डॉक्टर SR सेन। उद्देश्य केंद्र राज्य संबंधों सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के विवादित स्थलों के गहन अध्ययन तथा उनमें सुधार हेतु सुझाव। प्रतिवेदन सौंपा जनवरी 1988 को। प्रमुख सिफारिशें: देश की एकता व अखंडता के लिए मजबूत केंद्र की स्थापना अनिवार्य। अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाए। चिकित्सा, इंजीनियरिंग, शिक्षा, कृषि, सहकारिता और उद्योग के लिए नई अखिल भारतीय सेवा गठन का किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जाए। समवर्ती सूची पर कानून बनाते समय केंद्र सरकार को राज्यों से परामर्श करना चाहिए। राज्यपाल राजनीतिक रूप से तटस्थ हो और एवं उसकी राज्य का न हो, जहां राज्य का राज्यपाल बने, दूसरे राज्य का होना चाहिए। संघ द्वारा राज्यों में अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों के अनुशासन व नियंत्रण के लिए स्थानांतरण, पदोन्नति, पदस्थापन तथा निलंबन का प्रयोग रोका जाना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम राष्ट्रीय आर्थिक और विकास परिषद किया जाना चाहिए। उदारीकरण के पश्चात 1991 के बाद प्रशासनिक सुधार। पहला, कर सुधार समिति 1991, अध्यक्ष डॉक्टर राजा जी चलेया। उद्देश्य प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों का परीक्षण करना। सिफारिशें: प्रशासन कर स्तर ऊंचा करने की आवश्यकता पर बल। पांचवा, वेतन आयोग 1994 से 1997, अध्यक्ष न्यायमूर्ति रत्नोवल पांडियन। पहली बार वेतन आयोग ने प्रशासनिक सुधार आयोग की तरह कार्य किया। आयोग ने वेतन को प्रशासनिक दक्षता के संबंध से करने की आवश्यकता पर बल दिया तथा नव लोक प्रबंधन की पद्धति से प्रशासनिक सुधार करने की जरूरत बताई। आयोग ने अपनी प्रतिवेदनों में 172 अध्यायों में से 33 अध्याय प्रशासनिक सुधार पर लिखे और न्यूनतम सरकार की अवधारणा पर बल दिया। प्रमुख सिफारिशें: आयोग ने प्रस्तावित किया कि 40 लाख कार्मिकों के पद एक साथ समाप्त कर देना चाहिए और अगले 10 वर्षों में 30% कार्मिक कम किए जाएं। भ्रष्टाचार निवारण अधिकरण की स्थापना की जाए। सूचना का अधिकार लागू किया जाए। प्रशासन को नागरिक मित्र और पारदर्शी बनाया जाए। प्रशासन में विशेषज्ञों एवं संविधा आधारित नियुक्तियों की आवश्यकता पर बल दिया जाए। तीसरा, संविधान समीक्षा आयोग नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, हालांकि हम इस संविधान को इतना ठोस और स्थायी बनाना चाहते हैं जितना कि हम बना सकते हैं, फिर भी संविधान में कोई स्थायित्व नहीं है। इसमें कुछ सीमा तक परिवर्तनशीलता होनी चाहिए। यदि आप किसी वस्तु को अपरिवर्तनशील और स्थायी बना देंगे तो राष्ट्र की प्रगति को रोक देंगे, साथ ही एक जीवित और संगठित राष्ट्र की प्रगति को भी रोक देंगे। गठन: अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राज्य सरकार द्वारा। अध्यक्ष मन्नेपल्ली नारायण एवं वेंकटचलैया और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश। कुल सदस्य: अध्यक्ष सहित 11 सदस्य। उद्देश्य: विगत 50 वर्षों के अनुभव के आधार पर इस बात की जांच करना कि संविधान लोकतंत्र के ढांचे के अंतर्गत दक्ष, आबाद और प्रभावशाली शासन पद्धति और आधुनिक भारत के सामाजिक आर्थिक विकास की परिवर्तित होती आवश्यकताओं के सर्वाधिक अनुरूप कैसे बनाया जाए और इसकी आधारभूत संरचनाओं, विशेषताओं तथा साथ कोई छेड़छाड़ किए बिना उपबंधों में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो तो उसकी अनुशंसा करें। प्रमुख सिफारिशें: अनुच्छेद 311 में संशोधन हो ताकि ईमानदार अधिकारियों को संरक्षण मिले तथा भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित किया जा सके। सरकारी कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु सूचना का अधिकार होना चाहिए तथा जनहित प्रकटीकरण अधिनियम लागू होना चाहिए। फिर है व्यय सुधार आयोग 2000। अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के पूर्व वित्त सचिव KP गीता कृष्णन की अध्यक्षता में आयोग बनाया।
आयोग ने प्रशासन के सीमित आकार को केंद्र बिंदु मानकर गैर विकासात्मक व्यय को नियंत्रित करने का सुझाव दिया। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 से 9, गठन अगस्त 2005, अध्यक्ष कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली। 1 अप्रैल 2009 को वीरप्पा मोइली ने इस्तीफा दे दिया, तब आयोग के सदस्य वी रामचंद्रन शेष समय के लिए अध्यक्ष रहे। आयोग के 4 अन्य सदस्य वी रामचंद्रन, AP मुखर्जी, AH कार्लो और जयप्रकाश नारायण। सदस्य सचिव विनीता राय। कुल प्रतिवेदन 15। प्रतिवेदन का नाम तथा वर्ष। सूचना का अधिकार जून 2006, मानव संपदा का व्यापक विस्तार जुलाई 2006, संकट प्रबंध सितंबर 2006, शासन में नैतिकता फरवरी 2007, लोक व्यवस्था जून 2007, स्थानीय अधिशासन अक्टूबर 2007, संघर्ष समाधान हेतु क्षमता निर्माण फरवरी 2008, आतंकवाद में लड़ाई जून 2009, सामाजिक पूंजी अगस्त 2008, कार्मिक प्रशासन की स्वच्छता नवंबर 2008, ई-गवर्नेंस दिसंबर 2008, नागरिक केंद्रित प्रशासन फरवरी 2009, भारत सरकार की संगठनात्मक संरचना अप्रैल 2009, वित्तीय प्रबंधन अप्रैल 2009, राज्य और जिला प्रशासन अप्रैल 2009। प्रमुख सिफारिशें। प्रथम प्रतिवेदन सूचना का अधिकार उत्तम शासन के लिए मास्टर कुंजी, राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस। मंत्रीगण पद की शपथ के साथ साथ गोपनीयता के स्थान पर पारदर्शिता की शपथ ले। केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम में लोक सेवकों द्वारा सूचना प्रकटन का प्रावधान किया जाना चाहिए। विलंबता, उत्पीड़न तथा भ्रष्टाचार की शिकायतों से निपटने के लिए राज्यों में स्वतंत्र लोक शिकायत समाधान प्राधिकरण का गठन किया जाना चाहिए। सेकेंड रिपोर्ट। दूसरा प्रतिवेदन मानव संपदा का व्यापक विस्तार, हकदारियां और शासन। अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल्स, इंटाइटलमेंट्स एंड गवर्नेंस। शहरी क्षेत्रों में नरेगा का विस्तार चरणबद्ध रूप में किया जाए। नरेगा में पंजीकरण के लिए मतदाता सूचियों का प्रयोग किया जाए। संपूर्ण देश में एक समान वित्तीय सूचना प्रणाली निर्धारित की जाए। नरेगा के सामाजिक आर्थिक पहलू का आकलन करने के लिए मूल्यांकन हेतु आधार रेखा सर्वेक्षण का संचालन किया जाए। सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति को एक अद्वितीय पहचान आधार कार्ड दी जानी चाहिए। नरेगा के माध्यम से शुरू की गई विकास पहल को राष्ट्रीय सक्षम अभियान कहा जाना चाहिए। भुगतान का आधार फीस रेट सिस्टम पर होना, न कि टाइम रेट सिस्टम पर। तीसरा प्रतिवेदन संकट प्रबंधन, निराशा से आशा की ओर, क्राइसिस मैनेजमेंट। आपदा प्रबंधन को लोक प्रशासन और प्रबंध में एक विषय के रूप में प्रारंभ किया जाना चाहिए। चौथा प्रतिवेदन शासन में नैतिकता, राजनीति में नैतिकता। एथिक्स इन गवर्नेंस फ्रॉम डिसअपियर टू होप। राजनीति में नैतिक मूल्यों में सुधार करने, भ्रष्टाचार रोकने और कुप्रशासन को सही करने के लिए चुनावी खर्च हेतु आंशिक राज्य कोष की व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। राजनीतिज्ञों के लिए नैतिक आचार संहिता तैयार की जानी चाहिए तथा संहिताओं की अनुपालना की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत हो। संसद द्वारा नैतिकता आयुक्त कार्यालय की स्थापना की जाए। अपराध तथा अभियोजन की जांच हेतु गंभीर जालसाजी कार्यालय, सीरियस फ्रॉड ऑफिस की स्थापना की जाए। दल बदल मामले में राष्ट्रपति, राज्यपाल, निर्वाचन आयोग की सलाह पर निर्णय ले। लाभ के पद की परिभाषा संशोधन किया जाए। एक राष्ट्रीय लोकायुक्त की स्थापना संवैधानिक रूप में की जाए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में राज्य सतर्कता आयोग के नियंत्रण में लाना चाहिए। राज्यों के मुख्य सचिव की नियुक्ति एक कॉलेजियम की सिफारिशों के आधार पर हो। संसद सदस्य विधायकों को सूचना के अधिकार RTI के अंतर्गत सार्वजनिक प्राधिकार पब्लिक अथॉरिटीज के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। भ्रष्ट लोक सेवकों को हटाने हेतु अनुच्छेद 311 को हटा देना चाहिए। अमेरिका की तरह फॉल्स क्लेम्स एक्ट लागू हो। पांचवा प्रतिवेदन है लोक व्यवस्था, प्रत्येक के लिए न्याय, सभी के लिए शांति। पब्लिक ऑर्डर, जस्टिस फॉर ईच, पीस फॉर ऑल। न्याय में बाधा डालना कानून के अंतर्गत अपराध घोषित किया जाए। कानून और व्यवस्था तंत्र की जवाबदेही हेतु राज्य निष्पादन तथा जवाबदेही आयोग की स्थापना की जाए। स्टेट पुलिस परफॉर्मेंस एंड अकाउंटेबिलिटी कमीशन। छठा प्रतिवेदन है स्थानीय अधिशासन, भविष्य की ओर प्रेरणा बद्ध यात्रा। लोकल गवर्नेंस एंड इंस्पायरिंग जर्नी इनटू फ्यूचर। प्रत्येक जिले में एक जिला परिषद हो जिसमें शहरों और ग्रामीण क्षेत्र दोनों का प्रतिनिधित्व होगा।
संसदीय कानून द्वारा सभी राज्यों में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल का प्रावधान किया जाए। सांसदों एवं विधायकों को स्थानीय निकायों में सदस्य नहीं बनाया जाए। परिसीमन एवं निर्वाचन क्षेत्रों में के आरक्षण का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा जाना चाहिए। राज्य वित्त आयोग हेतु संविधान के अनुच्छेद 243 व में संशोधन किया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक 5 वर्ष शब्द के स्थान पर जितना जल्दी हो सके वाक्यांश शामिल किया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 252 के अंतर्गत स्थानीय शासन के लिए एक कानूनी ढांचा फ्रेमवर्क बनाकर संसद में प्रस्तुत करें। महानगर निगमों के पृथक से ओम्बुड्समैन होना चाहिए। राज्य सरकारें जिला स्तर पर अंकेक्षण समितियों का गठन करें। नागरिक अव्यवस्थाओं एवं अपराधों के लिए शून्य सहिष्णुता रणनीति अपनाई जाए। 7वां प्रतिवेदन संघर्ष समाधान हेतु क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। 8वां प्रतिवेदन आतंकवाद का मुकाबला धार्मिकता द्वारा रक्षा करना, कॉम्बैक्टिंग टेररिज्म प्रोटेक्टिंग बाय राइटियसनेस। 9वां प्रतिवेदन सामाजिक पूंजी एक साझा नियति, सोशल कैपिटल अश्योर्ड डेस्टिनी। कॉरपोरेट जगत को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने चाहिए। सरकारी एवं निजी शैक्षिक संस्थाओं के मध्य गहरे संबंध हो, उदाहरण सदस्यों का आदान प्रदान। वेदनायन समिति की अनुशंसा अनुसार सहकारिता को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जाएं। 10वां प्रतिवेदन कार्मिक प्रशासन का पुनर्गठन, नई ऊंचाइयों तक पहुंचना, रिफर्बिशिंग ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, स्केलिंग न्यू हाइट्स। राष्ट्रीय लोक प्रशासन संस्थान NIPA की स्थापना की जाए। सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की आयु सीमा 21 से 25 वर्ष हो तथा सामान्य श्रेणी के लिए अवसरों की संख्या 3 हो। पदोन्नति हेतु 8 से 10 वर्ष की सेवा के पश्चात प्रति वर्ष एक परीक्षा का आयोजन हो। राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति 1996 के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु एक निगरानी तंत्र होना चाहिए। राष्ट्रीय प्रांतीय संस्थानों में से किसी एक को उन्नत करते हुए राष्ट्रीय अभिशासन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस की स्थापना की जाए। लोक सेवा विधेयक के अंतर्गत 5 सदस्यीय केंद्रीय लोक सेवा प्राधिकरण का गठन किया जाए। लोक सेवकों की आचार संहिता में 6 मुख्य तत्वों को शामिल किया जाए। 6 मुख्य तत्व हैं: सच, चरित्रता, निष्पक्षता, प्रतिबद्धता, खुली जवाबदेहिता, कार्य के प्रति समर्पण, अनुकरणीय व्यवहार। 11वां प्रतिवेदन ई गवर्नेंस को प्रोत्साहन, भविष्य की स्मार्ट राह, प्रमोटिंग ई गवर्नेंस द स्मार्ट वे फॉरवर्ड। महत्वपूर्ण सूचकांकों तथा सेवा भुगतान के ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के प्रयासों को प्राथमिकता दी जाए। ई गवर्नेंस के संबंधित प्रयासों को चरणबद्ध, तार्किक तथा सरलता पूर्वक तरीके से लागू किया जाए। अन्य देशों की तरह भारत में भी ई गवर्नेंस एंटरप्राइजेस आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क विकसित किया जाए। भारत सरकार कार्य नियम 1967 की दूसरी अनुसूची में ई गवर्नेंस विषय की प्रविष्टि की जाए। जहां तक संभव हो लोक निजी भागीदारी PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप विधि को अपनाया जाए। सरकारों को G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विस सेवाएं देने हेतु पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। परियोजनाओं को मिशन भावना से पूर्ण किया जाए। लोक सेवकों की वार्षिक कार्य मूल्यांकन रिपोर्ट में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के क्रियान्वयन से संबंधित एक पृथक प्रविष्टि होनी चाहिए। पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को ई गवर्नेंस के तहत लाया जाए। प्रत्येक नागरिक को उसकी जन्मतिथि, जन्मस्थान एवं अन्य विवरणों से युक्त विशिष्ट राष्ट्रीय पहचान नंबर कार्ड यूनिक नेशनल आइडेंटिटी नंबर कार्ड UID दिया जाना चाहिए। प्रौद्योगिकी समाधानों के लिए एक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस उद्यम वास्तुकला के ढांचे का विकास किया जाना चाहिए। 12वां प्रतिवेदन नागरिक केंद्रित शासन यानी शासन का हृदय, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस। सरकारी कार्यों में विलंबता, देरी में कमी लाने के लिए एकल खिड़की अवधारणा को लागू किया जाना चाहिए। सिंगल विंडो सिस्टम। नागरिकों की सहभागिता सरकारी कार्यक्रमों की योजना बनाने व क्रियान्वयन में बढ़ाई जाए। सभी कार्यक्रमों में अनिवार्य सामाजिक सोशल ऑडिट को लागू किया जाए। प्रत्येक विभाग में लाइसेंस, अनुमति, पंजीकरण इत्यादि करने की अधिकतम समय सीमा निर्धारण कर दी जाए और इस संदर्भ में फर्स्ट इन फाइंड आउट FIFO पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। 13वां प्रतिवेदन भारत सरकार की संगठनात्मक संरचना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
14वां प्रतिवेदन वित्तीय प्रबंधन व्यवस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम्स। 15वां प्रतिवेदन राज्य एवं जिला प्रशासन, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। राज्यों में मंत्रिपरिषद का अधिकतम आकार उनकी विधानसभाओं की क्षमता यानी 10% से 15% के बीच की सीमा में हो। लोक सेवा आयोग को केवल निम्न कार्य करने चाहिए: राज्य सरकार के अधीन उच्च स्तरीय पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती, सरकार को विभागीय पदोन्नति समिति, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी डीपीसी के माध्यम से वरिष्ठ स्तर की पदोन्नतियों के संबंध में परामर्श देना, राजकीय महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों की पूर्णतया निधि पोषित इकाइयों में अध्यापन पदों पर भर्ती तथा पदोन्नति, राज्य एवं जिला के मध्य संभागीय स्तर की संरचना की कोई आवश्यकता नहीं। 6वां वेतन आयोग 2006, सिक्स्थ पे कमीशन 2006। इसका गठन अक्टूबर 2006 में हुआ। अध्यक्ष BN कृष्णा, रिपोर्ट मार्च 2008। प्रमुख सिफारिशें: उदारीकरण की नीतियों को सख्ती से लागू किया जाए, चतुर्थ श्रेणी पदों के समाप्त किया जाए एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को आकर्षण बनाना, विशेषज्ञता को महत्व देना। 7वां वेतन आयोग 2014, सेवेंथ पे कमीशन, गठन 28 फरवरी 2014। अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर, प्रतिवेदन 19 नवंबर 2015। प्रमुख सिफारिशें: परिवर्धित सुनिश्चित करियर मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन को अधिक निष्पक्षता उन्मुख बनाया जाए, सुनिश्चित करियर प्रगति हेतु निर्धारित बेंचमार्क को अच्छा गुड से बढ़कर बहुत अच्छा वेरी गुड करने का सुझाव दिया जाए।